बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, बीएस कंप्यूटर साइंस फर्स्ट सेमेस्टर। पेपर का टाइटल है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स और पेपर का कोर्स कोड है MS 152। फरवरी 2025 में ये पेपर हुआ है। पहला क्वेश्चन हमारा 6 शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है, हर एक के नंबर हैं 5 और फिर 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, हर एक 10 नंबर का है। हमारा पहला क्वेश्चन एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है। 25 एयरक्राफ्ट राइवेट्स हैं और 20% इनमें से वो हैं कि जिनको रीवर्किंग में लाया जा सकता है। नीड टू बी रीवर्किंग में वो ख़राब हैं और उनको आप ठीक कर सकते हैं। एक आपने राइवेट जो है वो डिफेक्टिव या रीवर्किंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब यहाँ पर N हमारा 25 है और P 20% है, तो प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है कि एक जो है राइवेट उसको रीवर्क किया जा सकता है, वो डिफेक्टिव निकल आया। अब इसमें जो हमारे पास N है 25, P 20% है, P + Q 1 है, तो Q हमारे पास आ जाएगा 80%। 1 माइनस P से हमने ये Q निकाला है। X नंबर ऑफ डिफेक्टिव राइवेट्स है, तो इस फंक्शन में हमने ये कीमतें रखनी है। इससे हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन खुल जाएगा बाइनोमियल का। प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है कि एक जो राइवेट है वो डिफेक्टिव है, तो x = 1 हम यहाँ पर रखेंगे, तो इससे 1 डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन जो है ये क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमें दिया है, CDF दिया हुआ है और इस CDF को यूज़ करके हमने ये एक प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। अब ये प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो ये कि हम इस CDF को एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं, दूसरी ये कि हम इस CDF से पहले PDF बनाएंगे और फिर ये प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे। तो दोनों टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ करके हम ये प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ये हमें जो CDF दिया गया है, अगर हम इसको एज इट इज़ यूज़ करना चाहें तो ये प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है। x < 1 में से हम x < 0 की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो इसको हम CDF की सूरत में f1 लिख सकते हैं और इसको CDF की सूरत में f0 लिख सकते हैं। अब इस फंक्शन में x की जगह पर हमने पहले 1 रखना है, तो ये फॉर्म बनेगी, और फिर x की जगह पर 0 रखेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगी। इन दोनों को सॉल्व करें तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। अब यही क्वेश्चन जो है अगर हम PDF से निकालना चाहें तो ये जो हमें CDF दिया गया है, इस CDF का हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये PDF में चला जाएगा। जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर ये हमारे पास PDF की वैल्यू आ जाएगी, यानी 2x/9 ये हमारा PDF होगा। ये इसकी रेंज है -1 to 2। तो अब इस PDF को यूज़ करके हम ये प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकते हैं। तो इस PDF को यूज़ करते हुए हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि 0 से लेके 1 तक, 0 to 1 fx की जगह पर हम ये फंक्शन रखेंगे। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है, 2/9 बाहर शिफ्ट कर लें और x का इंटीग्रल लें। x का इंटीग्रल है x²/2, तो x की जगह पर 1 रखें, फिर x की जगह पर 0 रखें, तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। इसको सॉल्व करें तो ये 1/9, ये वही आंसर है जो हमने इस तरह भी निकाला हुआ, यानी ये CDF यूज़ करके निकाला है, ये PDF यूज़ करके निकाला। दोनों टेक्निक से हमारा आंसर जो है वो सेम आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन है द रैंडम वेरिएबल x represents the number of cherries in a cherry puff has the probability distribution। ये फंक्शन probability distribution को यूज़
करके हमारे पास बना हुआ है। मतलब ये PDF सीड जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन का, वो ये दिया हुआ है। इसमें से हमने मीन निकालना है और वेरिएंस निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने फाइंड आउट करना है, लेकिन ये ख्याल रखना है कि ये तीनों चीज़ें हमने उस सैंपल की निकालनी है जिसमें सैंपल का साइज़ जो है वो 30 है। अब ये जो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, इसमें से हम एक सैंपल ले रहे हैं 30 चेरीज़ का। तो ये हमारा बेसिकली पॉपुलेशन का डाटा है या ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा है। तो इसको यूज़ करके सबसे पहले हमने मीन और वेरिएंस निकालना है। जब हम इस डाटे को यूज़ करेंगे तो इससे हमें म्यू और सिग्मा की कीमत मिल जाएगी। इस x को हम इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ x से ज़रब देंगे तो ये कॉलम आ गया। फिर इस x का स्क्वायर लेंगे और फिर इस प्रोबेबिलिटी ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉलम खुल गया। इन दोनों कॉलम्स को सम अप कर लें तो ये हमारे पास इनके न्यूमेरिकल आंसर आ जाएंगे। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है ये म्यू के इक्वल है और ये इस कॉलम का सम है जो कि 5.1 आ गया। जो वेरिएंस है, वेरिएंस का जो फार्मूला है सिग्मा स्क्वायर, ये हमारे पास इन दोनों से मिलेगा। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू समेशन x स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ये इस कॉलम का सम है। ये जो कॉलम हमने बनाया है इसका सम, तो एक्सपेक्टेड समेशन x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ये आपके पास ये जो कॉलम है इसका सम है। तो इन दोनों को सॉल्व करने से ये 0.89 आंसर आ गया। ये वेरिएंस है। अब म्यू और सिग्मा जब हमने निकाल लिए हैं तो ये बेसिकली पॉपुलेशन का डाटा है या ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा है। अब उसमें से हमने एक सैंपल लिया जो कि 30 वैल्यूज़ का है। तो n हमारे पास है 30। अब इस n 30 को यूज़ करके हमने वेरिएंस निकालना है सैंपल मीन का, यानी x बार जो है इसका मीन और वेरिएंस हमने मालूम करना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार ये म्यू ऑफ x बार के इक्वल है और ये म्यू के इक्वल है। तो म्यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5.1, ये हमने म्यू की कीमत निकाली है। इसी तरह जो वेरिएंस ऑफ x बार है इसको हम सिग्मा स्क्वायर ऑफ x बार भी लिख सकते हैं। तो ये सिग्मा स्क्वायर बाई n के इक्वल है। सिग्मा स्क्वायर की कीमत हमारे पास है 0.89। ये जो सिग्मा स्क्वायर निकाला है इसको हम n 30 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू हमारे पास से बन जाएगी। चौथा क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है। ये जो t है यहाँ पर z भी हो सकता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है दो पॉइंट्स के दरमियान, एक पॉइंट t का है, एक पॉइंट z का है। तो अगर ये बीच में z होगा तो फिर डायरेक्ट स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल z बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लाइज बिटवीन टू क्रिटिकल पॉइंट्स। इसको हम पहले सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी बेस पर ही फिर ये वाली हम सॉल्व करेंगे। अब ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इनमें से जो ये वाला पॉइंट है तो ये पॉइंट रेफर है t वैल्यू के लिए और t वैल्यू विद 0.025 पे, और ये 1 टेल है, 1 टेल भी है और इसका जो रिज़ल्ट है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ज़ाहिर t टेस्ट जो है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ अटैच होता है। इसी तरह जो ये 0.05z की वैल्यू है ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है और इसमें 5% जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारी राइट टेल पर फॉल कर रही है, यानी ये राइट टेल का न्यूमेरिकल आंसर जो है यहाँ पर बनेगा। अब ये देखें कि जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम अप्रोक्सीमेटली
एज्यूम करते हैं कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है फॉर लार्ज सैम्पल। अगर हमारा सैम्पल का साइज़ जो है वो 30 या 30 से एक्सटेंड कर जाता है, उसको फिर हम लार्ज सैम्पल तस्वर करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉर्मल को अप्रॉक्सीमेटली फॉलो करता है। तो हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि ये जो वैल्यू है ये भी नॉर्मल को फॉलो कर रही है फॉर लार्ज सैम्पल। तो इस मुनासबत से जो इसका आंसर है वो 1.96 है फॉर लार्ज सैम्पल। मतलब इसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल के टेबल में से देख सकते हैं। ये हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल का टेबल है इनवर्स फॉर्म का। तो 0.02 को 5 पे हमने देखना है। ये 0.02 को 5 पे देखें तो ये 1.96 है, और ख़ाली 0.05 को 0 पे देखें तो ये 1.6449 है। इसको हम 1.645 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने जो ये वैल्यू ली है बेसिकली ये वैल्यू टी की है, लेकिन हमने इसके ऊपर एक एजम्पशन बनाई कि टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है जब एन की वैल्यू हमारी 30 या 30 से बड़ी होती है, यानी फॉर लार्ज सैम्पल। इस एजम्पशन की बेस पर हमने ये वैल्यू बनाई है। अब हमने ये प्रोबेबिलिटी जो है ये मालूम करनी है कि -1.96 से लेके 1.645 तक जो z है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी आप निकाल दें, यानी -इन्फिनिटी से आप यहाँ तक गए हो और फिर इसमें से आपने -इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक की वैल्यू माइनस कर दी है। तो इन दोनों को हमने इन्वर्स टेबल से ही मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी वाला टेबल है उसी में से देख के ये वैल्यूज हमने लिखी। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का टेबल यूज़ किया। क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड नॉर्मल जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है उसकी मदद से हमने ये वैल्यू जो है ये बनाई है। अब ये जो टेबल है क्यूमुलेटिव फॉर्म का, तो इसमें हमारे पास जो पहली वैल्यू बनेगी -1.9 को हमने देखना है 6 पे। तो ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है स्टैंडर्ड नॉर्मल का। 1.9 को 6 पे लेकर जाना है। ये -1.9 है, इसे हम 6 पे लेके जाते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। -1.9 को 6 पे देखें तो ये वैल्यू है 0.025। तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह इसको भी हमने टेबल में से देख के ये वैल्यू बनाई है। इनका डिफरेंस ले लें तो ये रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसी तरह आप नोटिस करें कि ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये हम टी के लिहाज से मेजर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर वही बात कि चूँकि हमने ये एज्यूम किया है कि फॉर लार्ज सैम्पल जो टी है वो नॉर्मल को फॉलो करता है। तो यहाँ पर ये जो टी है ये ट्रीट करेगा एज जी, यानी फॉर लार्ज सैम्पल ये टी को हम जी स्टैंडर्ड नॉर्मल का वेरिएबल भी तस्वर कर सकते हैं। तो इसी मुनासबत से ये 2 पॉइंट्स का डिफरेंस हमने लेना है। सेम आंसर हमारे पास फिर से आ जाएगा। नेक्स्ट है 5 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन द फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑब्टेन। ये हमें डाटा दिया गया है तो हमने इसमें से दोनों रिग्रेशन लाइंस जो हैं वो मालूम करनी है। फिर हमने x ऑन y और y ऑन x लाइंस में से y की वैल्यू ये रख के x निकालना है और x की वैल्यू ये 8 रख के y निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसमें से दोनों रिग्रेशन लाइन जो हैं वो मालूम करेंगे। अब ये हमें जो डाटा दिया गया है इस डाटे को यूज़ करके पहले हम y ऑन x लाइन निकाल रहे हैं। y ऑन x लाइन मीन कि y वेरिएबल जो है वो x पे डिपेंड करता है। अब ये b का फार्मूला और ये a का ये सभी इंफॉर्मेशन जो है ये हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हमारे पास b का आंसर आ जाएगा, ये a का आंसर। तो फिटेड लाइन हमारी बन गई y कैप इज इक्वल टू 2.6 प्लस 0.8x। ये हमारी फिटेड लाइन है। अब यहाँ पर हम x की कीमत रख के y निकालेंगे। तो सिमिलर पैटर्न ये जो दूसरी लाइन है x ऑन y मीन के x जो है वो y पे डिपेंड कर रहा है।
तो इसमें डी का फार्मूला और ये सी का फार्मूला। अब यहाँ पर कीमतें रख के हमने ये डी और सी का आंसर निकाल लिया। अब ये जो फिटेड लाइन है ये हमारी बन गई ये वाली। यहाँ पर हम y की कीमत रख के तो x से निकालेंगे। अब उसने हमें दिया हुआ है कि जो y है वो है 12। अब ये y12 जो है ये हम यहाँ पर रखेंगे x ऑन y मॉडल में। तो यहाँ पर y की जगह पर ये 12 रखने से ये x कैप की कीमत आ गई। x इज इक्वल टू 8 दिया हुआ, तो ये हम रखेंगे y ऑन x लाइन के अंदर। तो y ऑन x में जब x की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो इससे y कैप की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाउ मेनी वेज आर these to select 3 candidates from 8 equally qualified recent graduates for the opening of an accounting firm। 8 में से 3 लोग हमने निकालने हैं, तो पॉसिबल कितने वेज हैं कि हम 8 इक्वली क्वालिफाइड लोगों में से 3 लोग जो हैं वो निकालना है। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये इक्वली क्वालिफाइड का है। इक्वली क्वालिफाइड की सूरत में हम लोग परमुटेशन जो है वो यूज़ कॉम्बिनेशन जो है ये हम यूज़ कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटीज़ हम जनरेट करेंगे। तो 8 हमारे पास टोटल लोग हैं, इनमें से हमने 3 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो पॉसिबल नंबर ऑफ वेज इन विच 3 पर्सन्स selected from 8 qualified graduates। तो NCR ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, n का फैक्टोरियल ओवर r का फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का होल फैक्टोरियल। अब यहाँ पर n r की कीमतें रखने से ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी 56 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम 8 इक्वली क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स में से 3 लोग चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट। अब लॉन्ग क्वेश्चन में ये हमारे पास एक जॉइंट PDF दिया गया है। अब इसमें से हमने चेकआउट करना है कि ये x और y जो हैं ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस PDF को चेक करेंगे कि ये एक प्रॉपर PDF है। अगर ये प्रॉपर PDF है तो फिर हम इस पर आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि जो हमें फंक्शन दिया गया है x और y का, यानी जॉइंट PDF जो हमें दिया गया है ये एक प्रॉपर PDF है। ये जो x मॉड लेस देन 1 है या y मॉड लेस देन 1 है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए कि ये एक प्रॉपर PDF है, हमने इन 3 कंडीशंस को ऑब्जर्व करना है। किसी भी PDF के प्रॉपर होने के लिए ये 3 हमारे पास कंडीशंस हैं। तमाम प्रोबेबिलिटीज़ पॉजिटिव होंगी और तमाम प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान है और तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 आता है। ये वाली जो थर्ड है इसको हम चेक करते हैं। तो अब ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसको चेक करने के लिए -1 to 1 ये जॉइंट PDF हमने लिख दिया। अब इसको हमने एक दफ़ा इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, फिर एक दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो चेक करेंगे क्या टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आती है कि नहीं आती। तो जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ये dx मीन कि हम इस फंक्शन को x के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो y जो है यहाँ पर एज ए कांस्टेंट डील होगा। तो 1 का इंटीग्रल बनेगा x और x का इंटीग्रल होगा x²/2। तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब इसमें x की जगह पर हमने 1 रखा, इधर भी x की जगह पर 1 रखा, ये फॉर्म बनी। जब ये वाली लिमिट हम रखेंगे तो बीच में माइनस आएगा, तो ये x की वैल्यू यहाँ पर रखने से -1 और ये x की वैल्यू यहाँ पर रखने से माइनस, ये वाला प्लस माइनस होगा और x की जगह पर -1 का स्क्वायर। इसको मज़ीद हम सॉल्व करते हैं। ये माइनस इसको प्लस करेगा और यहाँ पर ये जो y/2 है और इधर से ये वाला y/2, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, तो ये 2 हमारे पास बचेगा।
अब ये 2 का हम इंटीग्रल ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये बनेगा 2y, तो -1 2 +1, यहाँ पर कीमतें रखने से ये फॉर्म आ गई, तो ये ब्रेक करें तो ये 1 आ रहा है। इट मीन्स कि ये जो PDF हमें दिया गया है ये बिल्कुल ठीक है। हम इसको यूज़ करके प्रोबेबिलिटीज़ भी मालूम कर सकते हैं और ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं या नहीं हैं। अब जो बात हम यहाँ पर प्रूव करने जा रहे हैं कि दोनों वेरिएबल आया इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है, तो उसके लिए हमें मार्जिनल PDF जो है वो चाहिए, यानी जॉइंट में से हमने मार्जिनल PDF जो है वो डिज़ाइन करना है। तो जब हम मार्जिनल PDF निकालेंगे x का, तो हम अपने जॉइंट PDF को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, और जब हम मार्जिनल PDF निकालेंगे y का, तो हम अपने जॉइंट PDF को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसे जब हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करते हैं तो ये 1 का इंटीग्रल हो गया y, और ये y का इंटीग्रल होगा y²/2। अब यहाँ पर हमने कीमत रखनी है, y की जगह पर पहले 1 रखा, ये फॉर्म आ गई, फिर y की जगह पर हमने -1 रखा। तो जब ये नीचे वाली लिमिट रखेंगे तो बीच में माइनस आएगा, वो ये माइनस नज़र आ रहा है। अब इसको हमने मज़ीद सॉल्व करना है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये 1/2 हमारे पास एंड रिज़ल्ट जो है ये बनता है। ये कैंसिल हो गया इसके साथ, तो ये 1/2 आ रहा है, क्योंकि ये दोनों मिलके 2 बनेंगे, ये 1/4 को ब्रेक करेगा 1/2। सिमिलर पैटर्न हमने इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसे विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये वाला इंटीग्रल बनेगा x, और ये वाला जो इंटीग्रल है ये बनेगा x²/2। अब यहाँ x की जगह पर 1 रखा और फिर x की जगह पर -1, ये फॉर्म आ जाएगी। सिमिलर पैटर्न जो यहाँ पर आपने लिमिट अप्लाई की है वैसे ही इधर भी लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका भी जो एंड रिज़ल्ट आ रहा है वो है 1/2। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या दोनों हमारे वेरिएबल इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। अगर x और y दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। तो आप नोटिस करें, ये जो जॉइंट PDF है इसका फंक्शन हमने रखा, और ये जो मार्जिनल PDF है इनके जो रिज़ल्ट आए वो रखे, तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि x और y जो है ये हमारे इंडिपेंडेंट नहीं हैं। थर्ड क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन में, फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस ए स्टॉक ब्रोकर बिलीव्स that under present economic condition a customer will invest in tax free bond, यानी जो कस्टमर है वो टैक्स फ्री बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करेगा, उसकी प्रॉबिलिटी ये है। और अगर कस्टमर जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी प्रॉबिलिटी ये है। और अगर कस्टमर जो है वो दोनों में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी प्रॉबिलिटी है। एट दिस टाइम फाइंड द प्रॉबिलिटी कस्टमर विल इन्वेस्ट, यानी कस्टमर इन्वेस्टमेंट कर रहा है किस में, इन आइदर टैक्स फ्री बॉन्ड आर म्यूचुअल और इन नाइदर टैक्स फ्री बॉन्ड नार म्यूचुअल। यानी पहली सिचुएशन में वो यहाँ टैक्स फ्री बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करता है या म्यूचुअल में करता है, और दूसरी में ना वो टैक्स फ्री में करता है और ना ही म्यूचुअल में करता है। अब यहाँ पर हमने एक इवेंट ए बना लिया कि क्लाइंट जो है, कस्टमर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है टैक्स फ्री बॉन्ड में। इवेंट बी हमने बनाया कि जो कस्टमर है या क्लाइंट है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है म्यूचुअली फंड में, और ए इंटरसेक्शन बी बनाया कि वो दोनों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उसके मुताबिक ये 3 प्रॉबिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो ये वाला हिस्सा इंडिकेट करता है कि ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का क्वेश्चन है। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए आर बी या ए प्राइम एंड बी प्राइम। अब ये दोनों प्रोबेबिलिटी जो है वो हम मालूम करना चाह रहे हैं इसमें। तो जो पहला हिस्सा है या फर्स्ट पार्ट जो है, इसको हम लॉ ऑफ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की मदद से सॉल्व करेंगे।
अब ये ए बी और इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटीज़ दी हैं वो हमने यहाँ पर रख के ये आंसर ले लिया। अब जो दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का कि ना वो इन्वेस्टमेंट करता है टैक्स फ्री में और ना ही वो इन्वेस्टमेंट करता है म्यूचुअली फंडिंग में, यानी ये प्राइम आ गया। तो इसको हम डी मॉर्गन लॉ से सॉल्व कर रहे हैं। अब ये चीज़ जो है ये इसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन लॉ। तो ये जो प्राइम है या कॉम्प्लीमेंट है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ पर अप्लाई किया। अब ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है इसकी कीमत हम अभी निकाल चुके हैं, यहाँ पर ये फाइनल रिजल्ट आया है। तो इसकी कीमत रखें तो ये आंसर हमारा बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन है द CEO ऑफ लाइट बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्लेम द एवरेज लाइट बल्ब लास्ट 300 days. A researcher randomly select 15 bulbs for testing. The sample bulbs last average 290 with standard deviation 50 days. अब ये इंफॉर्मेशन सैम्पल की है, यानी ये सैम्पल का मीन है, ये सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन है, सैम्पल का साइज़ है 15 और ये पॉपुलेशन का म्यू यानी होल जो स्टॉक है उसका एवरेज दिया हुआ है। इफ़ द CEO claim were true, what is the probability 15 randomly selected bulbs would have an average life no more than 290 days? कि जो 15 बल्ब्स का आपने सैंपल लिया उनकी जो एवरेज लाइफ है वो 290 डेज से ज़्यादा नहीं है, यानी वो 290 डेज है या 290 डेज से कम है। अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है एन दिया, मीन दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया सैंपल का और ये म्यू की वैल्यू दे दी। अब इस क्वेश्चन के ऊपर हम सेंटर लिमिट थ्योरम अप्लाई करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि हमारा जो एन है वो सफिशिएंटली लार्ज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एन की वैल्यू जो है वो 15 दी हुई है, तो ये सेंटर लिमिट थ्योरम की कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा। अब हमारे पास दूसरी ऑप्शन जो है वो है चेबिशेव्स इनइक्वालिटी की। तो चेबिशेव्स इनइक्वालिटी के लिए ये कंडीशन है जो हम यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें हमारे पास k की वैल्यू का होना ज़रूरी है। अब k जो है वो डिस्टेंस है फ्रॉम म्यू, यानी सेंट्रल पॉइंट जो मीन है उससे सैंपल की इंफॉर्मेशन का जो डिफरेंस है वो क्या है ओवर स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। अब ये जो डिफरेंस है 290 और 300 का डिफरेंस है, 290 सैंपल का मीन है और 300 जो है ये पॉपुलेशन का मीन है, तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो है 10 और स्टैंडर्ड एरर ये हमारे पास है सिग्मा ओवर √n। तो सिग्मा की वैल्यू 50 दी हुई है या स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 50 दी हुई है ओवर √n 15 है। इस सारे को सॉल्व करें तो ये आ रहा है 0.775। अब ये वैल्यू जो है ये 1 से छोटी है, जबकि चेबिशेव्स इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए लाजमी है कि हमारे पास जो n है वो 1 से बड़ा हो। अब इसका मतलब कि इस क्वेश्चन के ऊपर हम चेबिशेव्स इनइक्वालिटी भी प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को अब मैंने सेंटर लिमिट थ्योरम की मदद से ही सॉल्व कर दी है। ये कंडीशन पूरी नहीं कर रहा सवाल, लेकिन इसके बावजूद मैंने इस पर ये लगा दी है क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है कि जो सैंपल का मीन है वो 290 या 290 से कम है। अब इसको हमने जी में कन्वर्ट करना है, तो जी में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला हमने लगाया, म्यू की वैल्यू 300 दी हुई है, सिग्मा या जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये 50 है ओवर √n। इसको सॉल्व करें तो ये आंसर आ रहा है। अब इस आंसर को हमने कैलकुलेटर में क्यूमुलेटिव जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है उसमें देख के ये वैल्यू ली है। तो -0.77 को हमने देखना है। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल का टेबल है क्यूमुलेटिव फॉर्म का, ये -0.7 है। इसे फिर 7 पे देखते हैं तो ये 7 पे वैल्यू आ रही है, क्योंकि इस तरफ से आपने 7 लेना है।
इधर से 7 अटैच करेंगे और एंड पर आपके पास ये वैल्यू पड़ी हुई है 0.2206। तो ये जो 0.2206 है, इसको इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज अगर हम लिखें तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो चूँकि ये बल्ब हैं तो ये इशारिये में नहीं आ सकते, तो इनको हम स्पेसिफिकली यानी ये राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 22%, यानी ये इशारिये को मैं ख़त्म किया है। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।